नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल्य अकेडमी पर। देखिए, हमारा ये घटना चक्र का भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का डिस्कशन चल रहा है, जहाँ पर फिलहाल अपने इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में, या फिर यूँ कह लीजिए तो राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित प्रश्नोत्तर के बारे में, जो कि हमारी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हालांकि यह चैप्टर बहुत आसान है और बहुत से लोग इस चैप्टर के सभी चीज़ों से बहुत अच्छे से सुपरिचित होंगे, लेकिन फिर भी यदा कदा कहीं न कहीं थोड़ी बहुत गलतियाँ जो हैं वह हो जाती हैं। तो उसको लेकर के मैं इस चैप्टर भर का ही एक पूरा लेक्चर बना दे रहा हूँ। मुश्किल से 10 से 15 मिनट का लेक्चर बनेगा, देख लीजिएगा, हमेशा याद रहेगा। ठीक है, वैसे भी आप लोगों को इसमें से ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वह याद ही होंगी। तो फिलहाल पहला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? ए 1948, बी 1949, सी 1950 या फिर डी 1951। तो जिस वर्ष हमारा संविधान लागू हुआ था, अरे उसी समय जो है हमारे जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। हालांकि संविधान के लागू होने के 2 दिन पूर्व ही इसको जो है राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया गया था। 2 दिन पूर्व यानी कि 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया और संपूर्ण राष्ट्रगान गाने का जो समय है वह लगभग 52 सेकंड का है। नेक्स्ट, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन गायन काल है, तो अभी अभी ऊपर देखा हमने 52 सेकंड का है। नेक्स्ट, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? ए 15 अगस्त 1948, बी 2 अक्टूबर 1947, सी 26 जनवरी 1948 या डी 26 जनवरी 1950। तो जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन से 26 जनवरी 1950 से भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। यह वाराणसी के सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह या फिर राजकीय चिन्ह। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? ए 22 जुलाई 1947, बी 23 जुलाई 1947, सी 25 जुलाई 1947 या डी 15 अगस्त 1947। तो भारत की संविधान सभा ने, ध्यान दीजिएगा, किसने? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। कब स्वीकार किया था? तो 22 जुलाई 1947 के दिन। ठीक है, देखिए, संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन, जो कि 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 के मध्य तक चला था, इसी चौथे अधिवेशन में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। और राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में जो बीच में जो चक्र है उसमें जो कुल तीलियाँ हैं उनकी संख्या 24 है। और राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, यानी कि अगर 3 फुट लंबा होगा तो 2 फुट चौड़ा। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं। और तीसरा, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4 है। बताना है कि कौन सा सही है। ए 1 तथा 2, बी केवल ए, सी 2 तथा 3 या डी केवल 2। तो जो सही आंसर है वह सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अभी अभी इसी एक्सप्लेनेशन में हमने सारी चीज़ें देखी। जो तीलियां होती हैं उनकी संख्या 24 है। जो अनुपात होता है लंबाई और चौड़ाई का वह है 3:2 का अनुपात। और इसको अपनाया गया था, यानी राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। और कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट सेम वही प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा? तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय पशु है हिरण, हाथी, बाघ, शेर। भाग नहीं, बाघ। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह है बाघ। इसका साइंटिफिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है,
और 1973 से बाघों के ऊपर या बाघों के घटती संख्या को देखते हुए भारत में एक बाघ परियोजना या फिर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। कब? 1973 अप्रैल। ठीक है। हमारे राष्ट्रीय पशु बाघ का जो है साइंटिफिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। दोनों चीज़ें, सारी चीज़ें याद रखिएगा, याद ही होंगी आपको। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? सूरजमुखी, कमल, गुलाब, गेंदा। तो राष्ट्रीय पुष्प कमल है। ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? निलंबो न्यूसीफेरा। यहाँ देखिए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है वह कमल है और यह भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और इसका वैज्ञानिक नाम है निलंबो न्यूसीफेरा। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ए कोयल, बी हंस, सी मोर, डी कबूतर। तो राष्ट्रीय पक्षी भारत का है मोर। ठीक है। इसका साइंटिफिक नाम क्या है बताइए तो? पावो क्रिस्टेसस। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है जिसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेसस। राष्ट्रीय वृक्ष भारत का बरगद है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय फल आम है और राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, जो कि पुनः सारनाथ, वाराणसी स्थित सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? ए स्वतंत्रता का, बी न्याय का, सी समानता का या डी भाईचारे का। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वह प्रतीक है न्याय का। नेक्स्ट देखिए, इस चक्र का प्रारूप भी अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। ठीक है। और इसमें आरे या तीलियों की जो कुल संख्या है वह है 24 और यह प्रतीक है न्याय का। अगला प्रश्न सेम है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में आरों या तीलियों की कुल संख्या है, तो कुल संख्या है 24। कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न इस चैप्टर का, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। दूसरा, राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया है। कूट की सहायता से सही उत्तर देना है। कूट है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक और न ही दो। तो गलत है दो के दोनों कथन। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, न कि विक्रम संवत पर। किसने शुरुआत की थी जरा आप बता दीजिए कमेंट करके, तो पूरा हिस्ट्री पढ़ा दिया है मैंने। ठीक है। अब शक संवत की शुरुआत कब से हुई थी यह भी बता दीजिएगा। ठीक है। शक संवत का जो पहला महीना होता है वह चैत्र का होता है, जो कि सामान्यतः अंग्रेजी वाले महीने के 22 मार्च या 21 मार्च को पड़ता है। ठीक है। लीप ईयर अगर है तो 21 मार्च को पड़ेगा, और अगर लीप ईयर नहीं है, सामान्य वर्ष है, तो 22 मार्च को पड़ता है चैत्र माह का पहला दिन। देखिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग है जिसका पहला महीना चैत्र है और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है हमारे शक संवत कैलेंडर या राष्ट्रीय पंचांग का। 22 मार्च 1957 को शक संवत आधारित कैलेंडर को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था और चैत्र का पहला दिन 22 मार्च को पड़ता है और लीप ईयर में यह 21 मार्च को पड़ता है। नेक्स्ट और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में और इसके आगे कुछ अन्य चीज़ों के बारे में। तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पर रोक देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।